हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु राज और फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सीरीज ही चल रहा है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 को देखेंगे। तो एक्चुअली में मैंने लास्ट लेक्चर में पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड वे में पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया जाकर के उसे देखें, तब जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट कराया था, जिससे कुछ कंक्लूजन मिला था। उसी कंक्लूजन को लेते हुए इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब कि जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट करके ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे आज हम लोग को देखना है कि जो ऑप्टिकली एक्टिविटी होने के लिए किन किन कंडीशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डिसिमेट्रिक इज द कंपल्सरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए डाइसिमेट्रिक होना मस्ट है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो डाइसिमेट्रिक होना अति आवश्यक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के होना, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डाइसिमेट्रिक होना पड़ेगा जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होना है। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। बड़े अच्छे से समझेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है और इसका यूज भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग POS से भी डिनोट करते हैं। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग COS से डिनोट करते हैं। थर्ड है मेरा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग AAOS से भी डिनोट करते हैं। और इसी का दूसरा नाम है रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मुझे जो हम लोग का सिलेबस है और चाहे जो हम लोग आगे सवाल में जो इस्तेमाल करेंगे वो मोस्ट ऑफ द केस प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही यूज होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही यूज होगा। कभी कभी 1-2% जगह पे सेंटर ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे बात लिखी हुई है, इफ अ कंपाउंड हैज वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देन इट विल बी सिमेट्रिक। कह रहा है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया किसी कंपाउंड के लिए, तो वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि किसी भी कंपाउंड के लिए अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया मैच कर गया तो आप उसे सिमेट्रिक बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को ही तो डिफाइन किया है तीन भागों में, ठीक है। तो इफ अ कंपाउंड हैज वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देन इट विल बी सिमेट्रिक। अगर तीनों में से कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आप बोल देंगे कि सिमेट्रिक है, अदरवाइज डिसिमेट्रिक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिसिमेट्रिक हो जाएगा, और जब डिसिमेट्रिक हो गया तो वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन मैच हो गया, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, an imaginary plane which divides the molecule into two equal halves such that one half is the mirror image of another half। मतलब वैसा इमेजिनरी प्लेन, वैसा काल्पनिक प्लेन जो
किसी भी मॉलिक्यूल को बिल्कुल दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे इस प्रकार कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाए। चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा कि एन इमेजिनरी प्लेन, ऐसा काल्पनीय प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स को उसने डिवाइड किया इस तरीके से इनटू टू इक्वल हाफ्स कि वो दो इक्वल हाफ में बट गए, सच दैट इस प्रकार वन हाफ इज द मिरर इमेज, कि जो दो हाफ में मैंने डिवाइड किया तो पहला जो हाफ है वो दूसरा जो हाफ है वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है, ऑफ अनदर हाफ। चीजों को आप समझ गए होइएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अदरवाइज मैं वहां पे दो पिक्टोरियल ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये भी तीन तरीके का होता है। पहला सिग्मा एच, मतलब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा एच मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और सेकंड है सिग्मा डी, मतलब डायगोनल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब कि आपने मिरर को ऐसे रख दिया, डायगोनली मतलब कि आपने ऐसे रख दिया, और सिग्मा भी मतलब वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल मतलब कि आपने ऐसे रख दिया। ये बिल्कुल कॉमन टर्म्स है जिसको आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। तो पीओएस को सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसके तीन टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अब मैंने एक कॉमन सा एग्जांपल लिया है, बेसिक एग्जांपल्स लिया है समझने के लिए। जैसा कि मैंने एक अल्फाबेट लिखा है ए, ठीक है ना, मैंने ए लिखा है, ठीक है, और जब मैं इस ए को वर्टिकली मिरर लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये बिल्कुल इधर वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है और राइट हैंड साइड का पार्ट है वो दोनों इक्वल हो गया, इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। जब मैंने वर्टिकल मिरर को लगाया यहाँ पे बिल्कुल इसके अलोंग, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। वैसे भी अगर नहीं समझ में आया तो सपोज दैट कि इस ए को मैंने लिया और यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल मिरर को लगाया, तो मेरा जो इमेज फॉर्म होगा वो बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्म होगा। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स है, आपने कई बार इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आज आपको बिल्कुल दिखा रहा हूं कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो ए है वो इस फॉर्म में, मतलब जैसा था वैसा ही हमको मिल गया। तो मतलब कि जब मैंने पीओएस को अप्लाई किया, पीओएस का मतलब वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल मिरर को मैंने जब अप्लाई किया तो जैसा इमेज था वैसा इमेज मिल गया। और डेफिनेशन में भी वही बात लिखा हुआ था, एन इमेजिनरी प्लेन व्हिच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, सच दैट वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ, इस प्रकार से कि पहला हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो जाए एक दूसरे का। तो जैसा यहाँ पे था मिरर को मैंने लगाया बिल्कुल उसी तरह मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो सपोज दैट कि अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होता और वो बिल्कुल उसी तरीके का मिल जाता तो हम लोग उसको क्या बोलते, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ। और एक बात और, अगर इस ए को आप उठा करके इस पे डालेंगे तो बिल्कुल कंपोज हो जाएगा, मतलब इम्पोज हो जाएगा, जिसको हम लोग सुपर इम्पोजेबल टर्म एक आया, इसको हम लोग आगे लिख लेंगे, ठीक है। पहले चीजों को समझते हैं। इस ए को जब हम उठा करके इस पे पुट करेंगे, कंपोज करेंगे, तो वो बिल्कुल कंपोज हो जाएगा, मतलब कि जैसा था वैसा हो गया उसी पर, ठीक है, कोई डायमेंशन में चेंज नहीं होगा। तो ये जो मेरा होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल नंबर सेकंड। यहां पे मैंने एक अल्फाबेट पी को लिया है, ठीक है। अगर आप कहीं से भी इसको दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, नहीं। अगर आप सपोज दैट कि यहाँ पे ऐसे लगाना चाहते हैं तो क्या ये दो इक्वल हाफ में बटा, नहीं। तो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन भी लगा कर देखा, नहीं हुआ। अगर आप वर्टिकली अगर आप सोचिएगा कि ऐसे अप्लाई करें तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में बटा, नहीं। अगर आप डायगोनली ऐसे करते हैं
तो क्या इक्वल हाफ में बटा? नहीं। तो मैंने यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री के तीनों क्राइटेरिया को आजमा करके देख लिया, लेकिन ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल मिरर लिया, ठीक है, और तब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जैसा मैंने लिया था वैसा ऑब्टेन नहीं हुआ, मतलब कि चेंज हुआ। और जब चेंज हुआ तो क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कि कुछ काम हुआ। चीजों को इस तरीके से समझिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, कि जब बिल्कुल सेम कंपाउंड को डाला मैंने पोलर एमिटर ट्यूब में और बिल्कुल वही मिल गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ। अब मैंने डाला और कुछ एंगल पे डिविएट हुआ, डी और एल के फॉर्म में आता था, तो मैंने बोला कि हाँ वहां पे कुछ काम हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने पी को लिया था और जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे कुछ क्यू टाइप का अल्फाबेट मिला, मतलब मैंने पी डाला तो बिल्कुल उसी फॉर्म में नहीं आया, मतलब कि चेंज हुआ। और चेंज हुआ मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, मतलब कि कुछ काम हुआ। तो आई थिंक चीजों को समझ गए होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग COS से भी डिनोट करते हैं और इसी का दूसरा नाम हम लोग पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। मैंने वहां पे इसलिए इसको पॉइंट ऑफ सिमेट्री से नहीं बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि पहला था आपका POS और ये भी POS हो जाता, इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री ही लिखते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि होता क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ए पॉइंट फ्रॉम वेयर इफ द लाइंस आर ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन देन आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब कि अगर किसी भी पॉइंट से हम लोग बढ़ रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मतलब किसी भी पॉइंट को पहले सेलेक्ट कर लिए और फिर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी बढ़ना है तो आइडेंटिकल, मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की तरफ भी बढ़ेंगे, मतलब अपोजिट में भी। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, तो जहां पे ये मैच करेगा उसी को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बिल्कुल एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे कि आखिर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहना क्या चाहता है, जैसे कि हमने POS में किया था। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहना चाहता है, इसको एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसा कि यहां पे मैंने एक कंपाउंड लिया है, ठीक है, तो यहां पे सपोज दैट कि मैंने ये सेंटर मार्क किया, ठीक है, तो इस सेंटर से जब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, दैट मींस कि अगर हम ऐसे लिए और इसके जस्ट अपोजिट में हमको बढ़ना है, तो यहां पे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है, और तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे मिला मुझे। फिर इसी सेंटर से अगर मैं इधर इस तरफ बढ़ूं तो यहां पे मुझे आके मिल गया, और फिर इसी सेंटर से मैं यहां पे मैच करूं तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, तो यहां पे मिलन हुआ, यही पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, या फिर आप उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, या फिर यहां से आप यहां भी जा सकते हैं, यहां से यहां भी जा सकते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है आइडेंटिकल ग्रुप की तरफ। ठीक है, आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है, अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो इस एग्जांपल को देखिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको देखकर कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ये ट्रांसफॉर्म है। देखिए अपोजिट साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और क्लोरीन क्लोरीन, तो ये एक ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस डबल बॉन्ड को पॉइंट ऑफ सिमेट्री थोड़ा देर के लिए डिटरमाइन करता हूं, तो यहाँ पे सपोज दैट मैंने डिटरमाइन किया। ठीक है, तो देखिए यहां से मैं हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है, और सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा उसका, डायगोनली का ये होगा, इधर भी मेरा हाइड्रोजन है, तो इक्वल डिस्टेंस पे जाने पे मतलब यही पॉइंट ना आया मेरा, उधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। और देखिए और जब मैं इधर बढ़ूंगा तो क्लोरीन, इधर बढ़ूंगा तो भी क्लोरीन, इक्वल डिस्टेंस पे। यहां बातें साफ साफ लिखी हुई है, एट प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होने चाहिए वो मौजूद होने चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे।
तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। तो आई थिंक चीजें समझ में आ रही होगी कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे और एग्जांपल कुछ लिया हूँ, तो अब इस एग्जांपल को देखेंगे। तो जैसे मान लिया मैं यहाँ पे मैंने डिटरमाइन किया कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब। तो NH है, CO है, CO है, NH है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है और मिथाइल है। तो NH की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे जब मूव किया तो इसके जस्ट अपोजिट जाना है, तो अपोजिट में आ गया तो NH ही मिला। इधर गए इसके जस्ट अपोजिट में तो CO मिला। इक्वल डिस्टेंस पे, बातें याद रखनी चाहिए। इधर किया तो CO मिला, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के चांसेस मिल गए हैं। अब फिर यहाँ से CH3 की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में CH3 ही मिलेगा आपको, फिर अब यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे हाइड्रोजन ही मिलेगा। मतलब कि ये भी क्या हुआ आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब बात करते हैं इस एग्जांपल की। तो सपोज है कि मैंने NH है, तो यहाँ से मैंने शुरू किया, ठीक है, NH की तरफ मैं बढ़ा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे मूव किया, तो चलिए NH मिल गया। लेकिन अब गौर कीजिए CO की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में मुझे CO मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। मतलब कि CO तो यहाँ पे मौजूद है ना, या फिर जब मैं CH3 को लूंगा तो CH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन को मिथाइल को लूंगा तो मिथाइल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तो नहीं बना, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो आई थिंक बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग को सिर्फ सिलेबस में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में ही पढ़ना है और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हमने बिल्कुल डिटेल में दोनों सिमेट्री को एक्सप्लेन किया हूं यहाँ पे। अब उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो निकला था मैं यहाँ पे इसको लिखा हूं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैंने पोलैरिमीटर ट्यूब में डाला था तो वहां से ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव की बात हुई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड किया। पहला सिमेट्रिक का कंडीशन लिया हूं और दूसरा डाइसिमेट्रिक का। ठीक है, तो सिमेट्रिक कब होगा? जब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो। मैंने बताया था POS में, प्लेन ऑफ सिमेट्री में मैंने A का एग्जांपल लिया था और जब मिरर को लगाया था तो बिल्कुल A ही मिलेगा। मतलब कि इसको उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब कि इंपोज कर देंगे तो बिल्कुल वही मिलेगा ना। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मतलब क्या हुआ? सेम कंपाउंड, मतलब जैसा मैंने लिया था बिल्कुल वैसा ही मुझे मिल गया। तो कभी भी अगर कोई सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोलता है मतलब कि वो सेम कंपाउंड की बातें कर रहा है। ठीक है, और जब सेम कंपाउंड हो गया मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, कुछ काम ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सिमेट्री के लिए क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिसिमेट्री की। तो डिसिमेट्री की कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे, नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल था तो यहाँ पे नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी समझाया था, P को लूंगा और जब मिरर में देखूंगा तो ये फॉर्म होगा। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर इसको मैं उठा करके यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या ये इम्पोज कर जाएगा, एक दूसरे को बिल्कुल बैठ जाएगा? नहीं, मतलब कुछ डायमेंशन इधर उधर निकल ही जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, इस चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब कि ये इम्पोज नहीं किया। ठीक है, मतलब क्यों नहीं इम्पोज किया? क्योंकि जब मैंने मिरर को लगाया तो मुझे जो कंपाउंड मिला यहाँ पे वो डिफरेंट था, यहाँ पे क्या था? सेम था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स डिफरेंट कंपाउंड, दैट मीन्स डिफरेंट कंपाउंड। तो कोई आपसे अगर पूछता है कि अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो क्या कैसा कंपाउंड होगा, तो आप बोल दीजिएगा कि वहां पे डिफरेंट कंपाउंड होगा। और जब डिफरेंट कंपाउंड हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कि कुछ काम हुआ। मतलब मैंने यहाँ पे P लिया और मुझे क्यों मिल गया? मतलब कि बिल्कुल दूसरा चीज मिल गया यहाँ पे, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कुछ काम हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है,
तो इस लेक्चर में मैंने पीओएस और सीओएस को बिल्कुल डिटेल वे में पढ़ाया हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको बिल्कुल बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट अगर रह जा रहा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही।